दूसरी तरफ शाह फैमिली वाले तनावुश को यहाँ देख शॉक्ड रह गए। तनावुश यहाँ और वो भी इस तरह। शुमाइला ताई ने हल्की सी सरगोशी की, जबकि बाकी सब हैरत से उसकी तरफ देख रहे थे। सबसे ज़्यादा शौक तो दीबा को लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तनावुश, जिसे वो अपने पैर की जूती समझती थी, जिसे मैंने इतनी चालें चलकर साजिशें करके घर से निकलवाया, वो यहाँ इतने ठाट बाट में कैसे? वो कैसे इतनी खुशकिस्मत हो सकती है? मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन बच कैसे गई वो? दीबा तनावुश को इतनी आसाइश में देखकर जल भुनी तो गई थी, जबकि अरीब तो तनावुश को इतने दिनों बाद देखकर अपनी जगह पत्थर का हो गया। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि उसकी नज़रें तनावुश के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो दीवानों की तरह उसका चेहरे देखे गया। मॉम, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तनावुश यहाँ इस हवेली की मालकिन बनकर बैठी है। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं नहीं देख सकती इसको इतना खुश और मुतमईन। मैं जा रही हूँ यहाँ से। दीबा आंखों में नफरत का जहान लिए धीमी आवाज़ में गुर्राई। उसकी बातों और आंखों से नफरत की चिंगारियां फूट रही थीं, जो अपनी आग में सब कुछ जलाकर खाकस्तर करने की सलाहियत रखती थी। दीबा, अपने पागलपन पर काबू रखो। देखा नहीं किस कदर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसको? इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ उसकी हैसियत क्या है। खबरदार, अगर तुमने यहाँ कोई बेवकूफ़ी की तो। क्यों? मैं किसी से भी नहीं डरती। मैं ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। माहम बेगम दबे दबे लहजे में बोली। उन्हें अपनी बेटी से कुछ भी उम्मीद थी, लेकिन फिर जो उसका अंजाम होता वो बहुत भयानक होता। इतना तो वो सबको मालूम हो गया था कि तनावुश की शादी जिससे हुई है वो कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि उस इलाके का सरदार है। मुर्तज़ा साहब उन सबको लेकर स्टेज पर आए और हवेली वालों से उन सब का तारुफ कराने लगे। हवेली वाले उनसे बहुत खुश अखलाकी से मिले थे। अरीब ने एक नज़र तनावुश और इरहाम पर डाली। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जच रहे थे। एकदम परफेक्ट जोड़ी लग रहे थे। मेड फॉर ईच अदर। न जाने क्यों अरीब को इरहाम के साथ तनावुश को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उन दोनों को एक साथ देखकर शायद जेलस हो रहा था। उसका गुस्सा दीबा पर और भी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसी की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे, और वो भूल गया था कि इस सब में दीपा के साथ साथ उसका भी उतना ही कसूर है। थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इरहाम उन सब से मिलते काफ़ी सर्द आवाज़ में बोला, लेकिन उसकी बातों का मतलब सिवाय दीबा और अरीब के कोई ना समझ सका। दादा जान ने मोहब्बत से तनावुश के सर पर हाथ फेरा और उससे साबका रवैये की माफ़ी मांगी, जिस पर उसने दिल से माफ़ भी कर दिया उन्हें। लेकिन और बाकी सबको माफ़ करना उसके लिए आसान ना था। वो सब उससे मिलकर नीचे उतर गए। अरीब हाथों में जूस का ग्लास थामे स्टेज की तरफ देख रहा था, जहाँ इरहाम बख्त तनावुश के कान के पास झुका न जाने क्या कह रहा था, जिसकी वजह से उसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट छा गई। वो जलती निगाहों से उस मंजर को देख रहा था। जब दीबा काफ़ी गुस्से से उसके पास आकर बैठी। हो गया दीदार? सेंक ली आंखें अपनी चहीती के दीदार से? एक बात कान खोल कर सुन लो अरीब, अगर फिर से तुमने इस तनावुश की तरफ अपनी मोहब्बत की पींगें बढ़ाई ना, तो क्या मिसेस दीबा अरीब, क्या करोगी और क्या करना बाकी है? मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अरीब ने ग्लास पर गिरफ्त मजबूत करते दबे दबे लहजे में चीख कर कहा, तो दीबा गुस्से से पाँव पटकती वहाँ से उठकर चली गई। कुछ ही देर हुई थी जब इरहाम बख्त और ज़रगाम अपने दोस्तों से मिलने के लिए स्टेज से नीचे उतर गए। अरीब ने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर अपनी जगह से उठता स्टेज पर तनावुश के पास आया। उसे देखते ही तनावुश के चेहरे का रंग बदला। उसने खौफजदा निगाहों से इरहाम की तरफ देखा, जो अपने दोस्तों से मिल रहा था। तनावुश, तुमने ऐसा क्यों किया? तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? क्या मुझसे मोहब्बत करती थी, भूल गई? क्या मुझसे की मोहब्बत भूल गई, वो भी 4 दिनों में? तनावुश, जो खौफ से भग पड़ते चेहरे के साथ उसे देख रही थी, उसकी बातें सुनकर उसके तन बदन में आग लगी। मिस्टर अरीब शाह नवाज, इतना कुछ करने के बाद भी ये पूछने वाले होते कौन हो तुम? वो शेरनी बनी धीमी आवाज़ में चीखी। तुम्हें शर्म नहीं आई इतना सब कुछ करने के बाद मेरे सामने आते हुए? तनावुश, तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी ना? उसकी बात सुनकर तनावुश हल्का सा मुस्कुराई। पता है अरीब, कभी कभी इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत तड़पता है, इतना कि उसे ये लगने लगता है कि अगर वो चीज़ उसे ना मिली तो वो मर जाएगा। वो उसे पाने के लिए हर पल दुआएं मांगने लगता है। ठीक इसी तरह मैं भी तुम्हारी मोहब्बत में अंधी होकर सुबह और शाम तुम्हें पाने की दुआएं मांगने लगी थी। हर उस लम्हे में तुम्हें पाने की दुआएं मांगी जो लम्हा दुआ के लिए अफजल होता है, और हर वक्त मेरी आंखें उस दुआ के कबूल होने के लिए इधर उधर तकती रहती। और वो लम्हा भी आ गया जब मुझे लगा कि मेरी दुआएं कबूल हो गई, लेकिन ये खुशी चंद पल की थी।
फिर तुमने वो बदतर इंकशाफ करके मेरी ज़ात की धज्जियाँ बखेर दी और साथ ही साथ मुझे भी मुंतशिर कर दिया। उस वक्त मुझे लग रहा था कि मेरी सांसें रुक जाएंगी और मेरी ज़िंदगी दगा कर जाएगी मुझसे, लेकिन मैं भूल गई थी कि जो हमारा रब है वो हमें 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो कैसे हमें तकलीफ़ में देख सकता है, वो हमें बदतरीन से गुजार कर बेहतरीन अता करता है। बेशक मेरे रब ने मुझे बेहतरीन से नवाजा है। वो इरहाम बख्श पर निगाहें जमाए मोहब्बत से रची बसी आवाज़ में बोली, एक बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई, जो मेरी तरफ आया है वो भेजा गया था और जो मुझसे दूर किया गया था वो मुझसे हटाया गया था। तनावुश की बात सुनकर अरीब चुपचाप स्टेज से उतर गया, क्योंकि अब कहने को कुछ नहीं था। वलीमा खैर आफियत से हो गया था। मुर्तज़ा हैदर शाह की फैमिली आज रात स्टे कर रही थी हवेली में। कल वो सब चौधरी हवेली जाने का इरादा रखते थे, क्योंकि सादिया बेगम ने काफ़ी फोर्स किया था अपनी हवेली आने के लिए। इरहाम बख्श थका हारा रूम में दाखिल हुआ तो तनावुश अभी तक उसके इंतज़ार में जाग रही थी। अरे आप अभी तक जाग रही हैं, सो जाना चाहिए था, क्योंकि फंक्शन में बैठे बैठे काफ़ी थक गई होंगी आप। नहीं, मैं ठीक हूँ, आपका इंतज़ार कर रही थी, वो नर्वस होती बोली। उसकी बात सुनकर इरहाम की आंखों में रोशनी उतरी। वो कदम बढ़ाता उसके करीब आया और उसकी कलाई पकड़कर उसे खुद के रूबरू खड़ा किया। सरदारनी, आप हमारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन कहीं ये इंतज़ार आप पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि हम भी बंदा बशर हैं। जिस तरह आप कील कांटों से लेस होकर हमारा इंतज़ार कर रही हैं, हमें बहकने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब सामने मनपसंद औरत महरम के रूप में हो और वो भी कील कांटों से लेस, तो हर बार बंदा खुद पर काबू नहीं रख सकता। वो उसकी कमर में हाथ डाले मदहोशी के आलम में उसके सजे संवरे नकूश को देखते हुए मध्यम आवाज में बोला। उसके जज्बात बेकाबू हो रहे थे और वो जज्बात की रो में बहक रहा था। वक्त आपने हमें रूनुमाई का तोहफा नहीं दिया, जबकि जरगाम भाई ने सीरत को कितना प्यारा सा गिफ्ट दिया। इरहाम बख्श को अपनी सरदारनी के मुंह से अपना इतना यूनिक नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। कितनी ही देर तक वो कानों में घर रस घोलती उस आवाज़ को महसूस करता रहा, जब तनावुश ने एक बार फिर अपनी दिलकश आवाज़ में उसे पुकारा, कहाँ खो गए वक्त आप? मेरी रूनुमाई का गिफ्ट चाहिए मुझे। सरदारनी, किस चीज़ की रूनुमाई? जब तक मुझे इल्म है तो आपने कल हस्बे दस्तूर ऐसा कुछ नहीं किया कि हम आपको गिफ्ट दें। उसका इशारा स्टेज पर घूंघट निकाल कर बैठने का था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे गिफ्ट चाहिए बस। लेकिन मैंने तो रूनुमाई के लिए कोई गिफ्ट लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। वो मसनूई हैरत से बोला, अल्लाह अल्लाह, वक्त ऐसा कोई करता है क्या? आप अपनी बीवी को देने के लिए रूनुमाई का तोहफा ही भूल गए। वो अपनी खूबसूरत आंखों को बड़ा करते हैरत से बोली, जिस पर इरहाम को टूट कर प्यार आया। वो अपने प्यार का बरमला इजहार करता उसके चेहरे की तरफ झुका। उसकी इस हरकत पर तनावुश ने कंधे पर हाथ रखे उसे गिरने से बचाया खुद को। आपके सरदार ने तो खुद ही अपने आप को आपको दान कर दिया, फिर आपको किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत? सैयद इरहाम बख्श, आज से आपका आपकी उसकी सारी वफ़ाएं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए हैं। आई रियली लव यू विश, वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। इस कदर मोहब्बत पर तनावुश की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें पलकों से टूटने से पहले सैयद इरहाम बख्श ने चुन लिया। क्या मुझे इजाज़त है कि मैं तुम्हारी रूह को छू लूँ? वो तनावुश की आंखों में मोहब्बत से देखते हुए बोला। दस्तरस और हक रखने के बावजूद उसका इस कदर दिलफरेब अंदाज में इजाज़त मांगना उसके दिल को छू गया। वक्त तो अजल से आपकी ही हूँ मैं, और अबद तक आपकी रहूंगी, फिर इजाज़त किस बात की? उसका ये कहना इरहाम बख्श को गर्विदा कर गया। सीरत और जरगाम रूम में दाखिल हुए तो सीरत भागकर बेड पर चढ़ गई और अपने ऊपर अच्छी तरह से कंबल लपेट कर लेट गई। मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, आपको नहीं पता, अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मैं पागल हो जाती हूँ, और इस पागलपन में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी। वो कंबल से चेहरे निकाल कर कटीले लहजे में बोली, जबकि अपनी हिरनी की चालाकी पर जरगाम दिल खोल कर हंसा। आज तुम्हारे होंठ कुछ ज्यादा बक बक नहीं करने लगे, क्यों ना इन्हें ब्रेक लगाया जाए? वो उसके करीब आता मुतबस्सम लहजे में बोला तो सीरत ने फट से अपने होंठों पर दोनों हाथ जमाए, जिस पर पूरे कमरे में जरगाम का दिलकश कहका गूंजा। आप साइको मैन नहीं बल्कि निहायत वाहियात मैन है, और तुम मिसेस वाहियात हो, वो गंभीर लहजे में बोला। दिलनशी बेगम एल्बम हाथ में लिए कब से अपनी और अजरा की तस्वीरें देख रही थी, जो यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन पर खींची गई थी। अजरा, आई एम सॉरी, अगर तुम्हारी दोस्ती मुझसे ना हुई होती तो तुम्हारे साथ वो सब ना होता जिसकी वजह से तुम्हारा सब कुछ छिन गया। वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर पर हाथ फेरते हुए भीगे लहजे में बोली। वो सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे थे जब अचानक महम मुर्तज़ा की नफरत भरी आवाज़ गूंजी। वैसे हवेली वालों को मानना पड़ेगा, इतने शान और रुतबे वाले होकर भी उन लोगों ने एक नाजायज़ लड़की को अपने घर की बहू बना लिया।
वाह क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने। ज़ात पर इतना बड़ा धब्बा होने के बावजूद ये शान और शौकत हासिल है उसे। माहम बेगम की बात ने वहाँ मौजूद सभी के जिस्म से मानो रूह खींच ली हो। सबसे बुरा हाल तो तनावुश का था। वो अपने बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर खाली खाली नज़रों से सबकी तरफ देख रही थी। पूरी रात दीबा बड़ी मुश्किल से काट कर आई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो तनावुश को धक्के मार मार कर उस घर से निकलवा दे। उससे तनावुश की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरी रात उसने प्लानिंग करते गुजारी कि कैसे वो तनावुश से ये सब कुछ छीन सकती है। सुबह होते ही वो सबसे पहले माहम बेगम के रूम में गई। माहम बेगम जो वॉशरूम से बाहर निकल रही थी, दीबा को इतनी सुबह सुबह अपने कमरे में देखकर परेशान हो गई। दीबा, तुम इतनी सुबह यहाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मॉम, मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे इस वक्त तनावुश की इतनी अहमियत बर्दाश्त नहीं हो रही। वो 2 टके की लड़की जिसे मैंने हमेशा अपनी जूती की नोक पर रखा, वो कैसे इस मकाम पर हो सकती है? मॉम, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आई कैंट बेयर दिस। प्लीज़ मॉम, कुछ कीजिए, वरना जो आग मेरे अंदर जल रही है ना, वो मुझे जलाकर खाकस्तर कर देगी। दीबा मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। तुम अपनी सेहत मत खराब करो। उस तनावुश को तो मैं देख लूँगी, बड़ा उड़ती फिर रही है ना, लेकिन अब उसकी ये खुशी बस चंद लम्हों की है। आज जो राज मैं इन हवेली वालों को बताऊंगी ना, उसके बाद सब उस पर थूकना भी ना चाहेंगे। वो खबासत से कहकहा लगाते बोली, वाह क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने। मानना पड़ेगा, जिसे हम सब ने धक्के मारकर घर से निकाला था, वो यहाँ इतनी बड़ी हवेली की मलकन बनी बैठी है। मैं तो पछता रही हूँ, काश मैंने उस जाहिल दीपा की बजाय इसे ही अपनी बहू बना लिया होता। जैसी भी थी, कम से कम बड़ों का अदब तो करती थी। शुमाइला ताई अपने फैसले पर अफसोस करते हुए बोली, अरे वाह, अब तुम्हें वो अच्छी लगने लगी। पहले तो तुमको एक आंख ना भाती थी, बल्कि हमेशा तुम उसे गंदा खून, मनहूस और न जाने क्या क्या कहती रहती थी। शाहनवाज उन पर तंज करते हुए बोले, आपको तो हमेशा ही मेरी बातें बुरी लगती हैं। वो सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद नाश्ता कर रहे थे जब अचानक माह मुर्तज़ा की नफरत भरी आवाज़ गूंजी। वैसे हवेली वालों को मानना पड़ेगा कि इतने शान और रुतबे वाले होकर भी इन लोगों ने एक नाजायज़ लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। वाह क्या किस्मत पाई है इस लड़की ने। ज़ात पर इतना बड़ा धब्बा होने के बावजूद ये शान और शौकत हासिल है इसे। माहम बेगम की बात पर वहाँ मौजूद सभी के जिस्म से मानो रूह खींच ली गई थी जैसे। सबसे बुरा हाल तो तनावुश का था। वो अपने बारे में इतनी बड़ी बात सुनकर खाली खाली आंखों से सबकी तरफ देख रही थी। नहीं, ये सब झूठ है। मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। ये मेरे बाबा हैं। नहीं है ये तेरे बाबा, बल्कि तेरा बाप कौन है शायद इन्हें भी पता ना हो। माहम बेगम चुपते हुए लहजे में बोली, आज ही तो उन्हें मौका मिला था हजरा और उसकी बेटी से बदला लेने का, तो भला वो पीछे कैसे रह सकती थी? माहम, अपनी नापाक जुबान को रोक लो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मुर्तज़ा हैदर शाह दबे दबे लहजे में चीखे, जबकि बाकी सब गुस्से से माहम बेगम की तरफ देख रहे थे। नहीं रोकूंगी मैं अपनी जुबान। और क्यों रोकूं? इस लड़की की माँ ने जिस प्यार पर मेरा हक था हमेशा मुझसे छीनती आई, और बाद में इस लड़की ने हमारी ज़िंदगी में आकर मेरी बेटी के हक पर डाका डाला। आपके जिस प्यार और शफकत पर मेरी बेटी का हक था, आपने हमेशा इस मनहूस पर वो सब निछावर किया जो आपकी लगती भी कुछ नहीं। आज मैं अपनी ज़ुबान को रोकूंगी नहीं, बल्कि सबको बताऊंगी कि ये लड़की, जिसे मुर्तज़ा हैदर शाह की बेटी मानती है भरी दुनिया, दरअसल वो इनकी बेटी है ही नहीं, बल्कि वो तो किसी की नाजायज़ औलाद है जिसकी माँ बिन ब्याही माँ बन बैठी थी। मोहम, अचानक मुर्तज़ा हैदर शाह का हाथ उठा, जिस पर माहम बेगम की जहर उगलती जुबान को एकदम ब्रेक लगा था। माहौल में एकदम कशीदगी छा गई थी, जबकि माहम बेगम गाल पर हाथ रखे फटी फटी नज़रों से मुर्तज़ा शाह को देख रही थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मुर्तज़ा हैदर शाह ने इतने लोगों की मौजूदगी में उन्हें थप्पड़ रख मारा। इस खामोशी को तनावुश की कांपती आवाज़ ने तोड़ा। बाबा, ये क्या बोल रही हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप बोलो ना, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ मेरी जान, आप मेरी बेटी हो। बाकी जो कोई बकवास करता है ना, उस पर ध्यान मत दो। वो तनावुश के कांपते वजूद को सीने से लगाते हुए बोले, मुर्तज़ा साहब, और कितना झूठ बोलेंगे? बता क्यों नहीं देते कि ये आपकी बेटी नहीं है? ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो इनमें से कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास सबूत है। उसे देखने के बाद तो फिर ये लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे ही, और करना भी पड़ेगा। वो अपना मोबाइल उठाकर उसमें कुछ तलाशते हुए बोली, और फिर मतलूबा चीज़ मिलते ही उन्होंने मोबाइल सबके सामने कर दिया, जिसमें उन्होंने जब मुर्तज़ा हैदर शाह की डायरी पढ़ी थी तो उसमें लिखी हर बात को कैप्चर कर लिया था।